हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 25 एग्जाम्स के लिए बेटे। और ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि हर एग्जाम से पहले एक आरटीपी और 2 एमटीपी आईसीआई रिलीज करता है। रिविजनरी टेस्ट पेपर आपको मैं रिकॉर्ड करके दे चुका हूं। आज मैं एमटीपी 1 रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जुलाई सीरीज। इसके बाद एक एमटीपी अभी और आएगा अगस्त में, जब इंस्टीट्यूट शेयर करेगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। एक और बात, मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक बना के दिया था आरटीपी एमटीपी का। लेटेस्ट वाले जितने भी आरटीपी एमटीपी है चैप्टर वाइज अरेंज करके दिए थे आपको मैंने। तो जब अगस्त वाली एमटीपी आ जाएगी तो फिर मैं उस क्वेश्चन बैंक को भी अपडेट करूंगा और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आज बेटे मैं इस एमटीपी को शुरू करने जा रहा हूं। और एक बात बच्चे और जानते हैं कि जो एमटीपी का फॉर्मेट है ये वही फॉर्मेट है जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन का है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, दो दो नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू 30 मार्क्स के, और 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो फॉर्मेट आपके फाइनल एग्जाम का है वही फॉर्मेट इसका है। तो आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू, सेकंड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव। सेम फॉर्मेट में है, सेम डिस्कशन में है। और मैं जानता हूं कि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चलता है किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जिंदल सर इस एमटीपी में कुछ नया है क्या। आंसर इज नो। इस एमटीपी में कुछ भी नया नहीं है बेटे। मैं आपके साथ एमसीक्यू सारे डिस्कस करूंगा अभी, और एमसीक्यू डिस्कस करने के बाद जब मैं डिस्क्रिप्टिव में जाऊंगा तो ज्यादातर क्वेश्चन पुराने ही हैं, हमारी क्लास बुक के ही हैं। और हम अपनी क्लास बुक कहाँ से बनाते हैं? इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से, पास्ट एग्जाम से, उनके पुराने आरटीपी एमटीपी से। नए वाले आरटीपी एमटीपी तो मैंने अलग कर दिए क्वेश्चन बैंक में, लेकिन सब पुराने क्वेश्चन ही है बेटे इसके अंदर। जिंदल सर इसमें एक अमेलगामेशन का क्वेश्चन भी है। अरे देख लेंगे, कोई बात नहीं, मुझे शुरू करने दो। अमेलगामेशन का क्वेश्चन भी चेक कराता हूँ, पुराना ही है, कोई नया नहीं है उसमें भी। 5 मिनट लगेंगे उसको करने में। तो मैं बेटे इसको शुरू करने जा रहा हूं। ये देखो दो पार्ट्स हैं जी। हमारा जो पार्ट 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड है, और हमारा जो पार्ट 2 है ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। ये हमारा पार्ट 1 बेटे एमसीक्यू स्टार्ट होने जा रहा है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का हम शुरू कर लेते हैं। मैं पहले आपको सारी चीजें बताऊंगा, फिर इनकी आंसर की भी चेक कराऊंगा। ये बेटे हमारे पास पहला केस है इनका। ये फर्स्ट केस है हमारे पास। पता है ये केस इन्होंने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनाया? ये बनाया बेटे इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। और मैंने आपको रेगुलर बैच में 50 क्वेश्चन के आसपास दे रखे हैं, और हर तरह का क्वेश्चन किया हुआ है हमने। और जब आप इस एमसीक्यू को पढ़ेंगे, हंसना मना है। हंसना इसलिए मना है कि जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हमें, और जिस लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ा हुआ है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है बेटे। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है हमें। आओ मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। ये हमें बता रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ईयर, ईयर 1। कोई मिस्टर लाल हैं, इन्होंने परचेज किए हैं 1000 इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू है 100 एक्स कंपनी के। फेस वैल्यू कंपनी के लिए होती है, इन्वेस्टर के लिए होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें खर्चे वर्चे जोड़ने पड़ते हैं आपको, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगता किस पे है? इन्वेस्टर पे। और इन्वेस्टर का नाम क्या है? मिस्टर लाल। 1000 शेयर खरीदे इन्होंने। कितने में? 125 रुपए में, स्टॉक ब्रोकर से। और उसने 2% ब्रोकरेज भी चार्ज किए। तो अगर मैं परचेज प्राइस की बात करूं तो 1000 शेयर्स हैं, 125 के हिसाब से 1,25,000 रुपए तो आपको ये देने पड़ेंगे। एक आपको देनी पड़ेगी इसमें ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%, 2,500 रुपए के आसपास ये बनेगी। एट द एंड ऑफ ईयर 1, फर्स्ट ईयर के एंड में, द मार्केट वैल्यू
ऑफ दीज शेयर्स 1,50,000, मार्केट वैल्यू दे रखी है 1,50,000। वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ही इनकर्ड 50 पैसा पर 100 एज स्टैम्प पेपर, इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड करो। अगर 1,25,000 रुपए का एग्रीमेंट है और हर 100 रुपए के लिए 50 पैसे आपने खर्च किए हैं, तो ये कितने बनते हैं? 625। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी है? 1,25,000, 2,500 और 625। आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,28,125 रुपए। अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में कॉस्ट कितनी है? 1,28,125। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। और विच एवर इज लोअर, ये आ जाएगा। मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, विच एवर इज लोअर पे चलना है। एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस एक्सपेक्टेड गेन को हम बुक्स में ला ही नहीं सकते, लेकिन अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है उसका प्रोविजन बन सकता है। जब कोई डिक्लाइन है ही नहीं तो हम लॉस क्यों प्रोवाइड करेंगे? अच्छा, एक और चीज, ही ऑल्सो परचेज्ड गोल्ड फॉर 5 lakhs, 5 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा फॉर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। लो, बात ही खत्म हो गई। लॉन्ग टर्म, और सारे बच्चों को पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन एट कॉस्ट होती है एक्सेप्ट परमानेंट डिक्लाइन। और गोल्ड के केस में परमानेंट डिक्लाइन क्या होगा? गोल्ड का तो इतिहास बढ़ने का ही है। जब मेरी शादी हुई थी 2005 में, तब गोल्ड का रेट था कोई 7,000 रुपए 10 ग्राम्स का। आज रेट चल रहा है 1,10,000 रुपए के आसपास। गोल्ड का इतिहास है ही नहीं वापसी का। तो परमानेंट डिक्लाइन गोल्ड के केस में क्या होगा? चोरी होना। अगर कोई चीज आपके पास मेटल के फॉर्म में है तो उसका प्राइस बढ़ना ही है इंडिया में, क्योंकि ये मिनरल आइटम्स हैं। कितनी माइनिंग कर लेंगे इसकी, कभी ना कभी तो खत्म होगा। उसको छोड़ो, गोल्ड कितने में खरीदा? 5 लाख में, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। तो लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होती है, और हमें इसकी मार्केट वैल्यू बता रहे हैं कि मार्केट वैल्यू 5.5 लाख हो गई है। हम इसकी वैल्यू क्यों पढ़ें? अगर ये लॉन्ग टर्म है तो 5 लाख का गोल्ड 5 लाख का ही रहेगा। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? फर्स्ट ईयर की। मैंने अभी इतना क्वेश्चन पढ़ा, मैं इनके एमसीक्यूज में आ गया। ये इनका फर्स्ट एमसीक्यू है। एट द एंड ऑफ ईयर 1, अभी हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, एमसीक्यू भी फर्स्ट ईयर का ही है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कहते हैं आप बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कितने में शो करोगे? तो कॉस्ट थी 1,28,125, मार्केट वैल्यू तो 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट पे आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर है 1। ना मुझे ये पढ़ना, ना मुझे ये पढ़ना, ना मुझे ये पढ़ना। मैंने कॉस्ट निकाल रखी है, मैं सीधा ऑप्शन ढूंढूंगा, टिक लगा दूंगा उस पर। अच्छा, फिर मैं क्वेश्चन में वापस आता हूं। ये आपका है ईयर 2। जो इन्वेस्टमेंट पिछले साल में खरीदे थे वो अगले साल में लेके जा रहे हैं। एक्स कंपनी इशूड बोनस शेयर्स 1:1 रेशियो। मेरे पास 1,000 शेयर्स हैं, मैंने 1,28,125 में खरीदे हुए हैं। फिर आएंगे बोनस शेयर्स, ये बोनस वाले शेयर्स हैं, और इसकी कॉस्ट क्या होगी? निल। तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे 2,000 शेयर मेरे को इतने में पड़ते हैं। बोनस शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, तो नंबर तो हम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन कॉस्ट निल रहती है। तो जो कॉस्ट 1,000 शेयर्स की थी वो 2,000 शेयर्स की हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एट द एंड ऑफ ईयर 2, मार्केट वैल्यू ऑफ 2,000 शेयर्स इंक्लूडिंग बोनस स्टिल 150। मार्केट वैल्यू अभी भी 1.5 लाख है, तो अगर मार्केट वैल्यू अभी भी 1.5 लाख है तो कॉस्ट भी तो वही सेम है, 1,28,125। हमारी बोनस शेयर की वजह से कॉस्ट थोड़ा ना बढ़ती है, तो कॉस्ट भी वही है, कहता है मार्केट वैल्यू भी वही है। जब सेम वैल्यूज हैं तो फिर बैलेंस शीट में भी सेम ही आएगा, 1,28,125। मार्केट वैल्यू हायर है,
हम उस पर दिखा ही नहीं सकते। तो ये देखो सेकंड एमसीक्यू में क्या कहता है, भाई बोनस शेयर की वजह से कॉस्ट भी सेम है, कहता है मार्केट वैल्यू भी सेम है, तो फिर वैल्यूएशन का रिजल्ट भी सेम ही होगा। और सेकंड में कहता है एट द एंड ऑफ ईयर 2, सेकंड ईयर के एंड में बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरा आंसर अभी भी वही है, सेम आंसर अभी सेम है, क्योंकि कॉस्ट भी वही है, मार्केट वैल्यू भी वही है, तो वैल्यूएशन भी वही है जो पहले साल में थी। ये तो कोई खास बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन में वापस आने दो। मुझे क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में कहता है एट द एंड ऑफ ईयर 2, सेकेंड ईयर के एंड में जो गोल्ड की वैल्यू है वो 6.5 लाख हो गई। पहले 5.5 लाख थी, अब 6.5 लाख होगी। गोल्ड बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरी वैल्यूएशन तो 5 लाख ही रहेगी। क्यों? ये लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन कॉस्ट पे होती है। मैं मार्केट प्राइस पढ़ता ही नहीं, जिसको बेचना ही नहीं मैं उसका प्राइस क्यों पढ़ूंगा, चाहे 5.5 लाख हो जाए, चाहे 6.5 लाख हो जाए। तो मुझसे पूछो कि गोल्ड की वैल्यू अभी भी क्या है, मैं बोलूंगा 5 लाख, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट पे पड़ी रहेगी। और यही आपका तीसरा एमसीक्यू है बेटे। एट द एंड ऑफ ईयर 2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहते हैं बताओ सेकेंड ईयर के एंड में गोल्ड कितनी वैल्यू का रहेगा, 5 लाख का, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे आते हैं, ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है। इसका भी आंसर 1 1 1 1, ये देखो ना, इसका भी आंसर 1 था, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, तो 1 1 और 1, 3 बार है, चौथी बार थोड़ा ना। ठीक है, 1 2 3 1 1 1। क्वेश्चन में वापस आते हैं, एक लाइन पढ़ने वाली रह गई। मिस्टर लाल सोल्ड द बोनस शेयर्स फॉर 110। अच्छा बताओ अगर इन्होंने बोनस वाले शेयर बेच दिए हो 110 रुपए में, तो मुझे एक बात बताना बेटे, मैं इन सबको हटा देता हूं, ये लो, मैंने सारे बच्चों को क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ाया हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन में फीफो वर्ड यूज नहीं कर रहा तो हमेशा क्या लगाते हैं, वेटेड एवरेज। तो पहले कॉस्ट बताओ कितनी है, पहले मार्केट प्राइस। बोनस वाले कितने शेयर्स थे, 1000, कितने में बेचे, 110 में, 1,10,000 रुपए, ये आपका सेलिंग प्राइस है। मैं माइनस करूंगा कॉस्ट फॉर सोल्ड पोर्शन, सोल्ड शेयर्स, 1,28,125। अगर 2,000 शेयर की कॉस्ट है तो 1000 शेयर की कितनी, ये आ जाएगी 64062.5। इसकी कॉस्ट 50-50 हो जाएगी ना। तो प्रॉफिट बताओ फिर कितना हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 45937.5, ये प्रॉफिट है। और आपका फोर्थ एमसीक्यू यही पूछेगा कि जब इन्होंने बोनस शेयर को बेचा तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। ये देखो ना, हाउ मच प्रॉफिट वाज अर्न्ड ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर। तो ये रहा हमारा आंसर। ये कोई हम पहली बार कर रहे हैं, बोनस शेयर वाले पता नहीं कितने क्वेश्चन क्लास में किए हुए। ओरिजिनल शेयर्स में बोनस शेयर जोड़ देते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं सोल्ड पोर्शन की। तो इसका आंसर है हमारा 3, 1 1 1 3। क्या इसके बाद कोई एमसीक्यू है, नहीं जी, केस चेंज हो गया। ये रहा बेटे आंसर, ये हमारा पहला केस है, ABCD 1 1 1 एंड 3। लो जी 8 नंबर आपके पक्के हो गए, है ना आसान काम। हमें दूसरे केस की तरफ चलना चाहिए, ये तो मजेदार क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें तो। अच्छा, जिस लेवल पे आपने पढ़ाई कर रखी है और जिस लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं, कोई बात नहीं।
अब ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है जी? ये क्वेश्चन बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 का है, इम्पेयरमेंट का, मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। इम्पेयरमेंट का, और इम्पेयरमेंट कैसे निकालते हैं? जब हमारी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाती है, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है और हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास कोई रीवैल्यूड एसेट पड़ी है, अगर आपके पास कोई रीवैल्यूड एसेट पड़ी है जिसका आरआर पड़ा है आपके पास, आरआर मींस रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो अगर किसी रीवैल्यूड एसेट में इंपेयरमेंट लॉस आता है तो वो सीधा पी&एल में नहीं जाता, पहले हम उसे आरआर से सेट ऑफ करते हैं, और अगर आपका आरआर 0 हो जाता है तो एक्सेस लॉस पी&एल में जाता है। अगर तो कोई नॉर्मल एसेट है, पास्ट में कभी उसका रीवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो सारा लॉस पी&एल में डाल दो। और अगर किसी पास्ट में रीवैल्यूड एसेट का आज इंपेयरमेंट आपको फेस करना पड़ रहा है, तो जितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो सीधा पी&एल में नहीं जाएगा, पहले आरआर में सेटअप होगा फिर पी&एल में जाएगा। तो हमने क्लास में इंपेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बना के पढ़ा हुआ और उसके क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। उसी चीज के ऊपर क्वेश्चन है बेटे आपका, मैं पढ़ाता हूं आपको, आओ। A company acquired an asset for 60 lakhs with useful life 10 years. कंपनी ने 60 लाख रुपए में कोई एसेट खरीदी है और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। हमने पढ़ लिया नॉलेज के लिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज नाउ 4 ईयर्स। तो ये लाइन आपके लिए बेकार हो गई, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। क्यों? कितने में एसेट खरीदी, कितने साल पहले खरीदी, बेकार। आज बताओ क्या है? तो आज 4 साल की लाइफ है और इसकी जो कैरिंग अमाउंट पड़ी है मेरे पास वो 30 लाख रुपए है। कैरिंग अमाउंट 30 लाख रुपए की है, बहुत बढ़िया। विच इंक्लूड्स एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 6 लाख रुपीज डन इन द एसेट लास्ट ईयर। एक इनके पास आरआर पड़ा है 6 लाख रुपए का, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर इन्होंने एसेट को रीवैल्यू नहीं किया होता, मान लो मैं यहां से 6 लाख हटा देता हूं, मैंने आरआर कैंसिल कर दिया एक बार, तो फिर मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 24। मैं क्रॉस चेक करके देखता हूं, 60 लाख की एसेट थी, 10 साल की लाइफ थी, 1 साल का डेप्रिसिएशन 6 लाख, तो 6 साल का 36, 60 में से 36 गए 24। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई बात समझो आप। एक एसेट 60 लाख में खरीदी, 10 साल की उसकी लाइफ है, साल का डेप्रिसिएशन 6 लाख होगा, 4 साल की लाइफ बची हुई है, यानी 6 साल निकल चुके, तो 6 लाख के 6 डेप्रिसिएशन 36 लाख हटा दिए होंगे, तो 24 लाख बचे होंगे। लेकिन इन्होंने 24 लाख में 6 लाख जोड़ दिया, आरआर वो 30 बन गया। तो क्वेश्चन तो मेरे को सारा क्लियर है, यानी इंफॉर्मेशन सारी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, कैरिंग अमाउंट बताओ कितनी है? 30, लाइफ कितनी है? 4 साल, और आरआर कितने हैं? 6 लाख। और मुझे क्वेश्चन आगे कहता है रिकवरेबल अमाउंट है जी 20 लाख रुपए की। लो कर लो बात, रिकवरेबल अमाउंट है 20 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है? 10 लाख। तो 10 लाख में से आरआर में कितना जाएगा? 6, और पी&एल में कितना जाएगा? 4। और मेरी जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है 30 माइनस 10 20। और मैंने क्लास में बार बार समझाया था कि जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होती है वो आपकी रिकवरेबल अमाउंट होती है। 30 लाख की एसेट को 20 लाख पे ले आए और 10 को उड़ा दिया आपने, तो अब आपकी किताबों में 30 लाख है ही नहीं, 10 लाख तो इंपेयरमेंट लॉस में डाल दिए, 20 लाख पड़े, तो वही आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन जाती है। कुछ नया तो नहीं बता रहा, सब पुरानी चीजें हैं। अच्छा, अब हमें एमसीक्यू पढ़ने चाहिए। एमसीक्यू क्या कहते हैं क्वेश्चन में? फर्स्ट एमसीक्यू बताओ, एट व्हाट वैल्यू द एसेट विल बी कैरिड इन द बैलेंस शीट आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स। कहते हैं बताना अब एसेट आपकी बैलेंस शीट में कितने की आएगी। तो हमारी बैलेंस शीट में 30 लाख पड़े थे, रिकवरेबल अमाउंट 20 लाख की थी, 10 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आपने राइट ऑफ कर दिया था, तो अब मेरी बुक्स में 20 लाख ही है, 30 में से 10 तो राइट ऑफ ही हो गए,
तो ढूंढो 20 लाख रुपए है क्या, ये रहा सर 20 लाख। अब आपकी बुक्स में रिकवरेबल अमाउंट पड़ी है, ये कोई क्वेश्चन है बेटे? 30 में से 10 राइट ऑफ हो गया तो 20 ही बचेंगे बैलेंस शीट में। अच्छा, अगला एमसीक्यू बताओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस? कहते पी एंड एल में बताओ कितना जाएगा। तो मैंने आपको बताया ना अभी 6 लाख तो आरआर में जाएगा, 4 लाख पी एंड एल में जाएगा। मैं पहले आरआर को यूज करूंगा फिर, तो 4 लाख जाएगा पी एंड एल में। ढूंढो, है ऑप्शन में, ये रहा 4 लाख। What is the amount of depreciation to be charged in profit and loss after the? अभी आपसे पूछ रहा है बताओ डेप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर में कितना निकलेगा। तो मेरी कैरिंग अमाउंट हो गई है रिवाइज्ड वाली 20 लाख, लाइफ कितनी है 4 साल, तो डेप्रिसिएशन 5 लाख रुपए पर एनम हो जाएगा। मेरी किताबों में कभी 30 लाख हुआ करते थे, 10 उड़ा दिए, अब बचे 20, लाइफ कितनी है 4 साल, तो 5-5 लाख रुपए के 4 डेप्रिसिएशन फ्यूचर में लग जाएंगे। ये ने 5 लाख रुपए। ये डेप्रिसिएशन पूछ रहा है आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स, आफ्टर इंपेयरमेंट पूछ रहा है आपसे कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। डी में आ गया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एसेट? कहते बताना अब आरआर में कितना बैलेंस होगा, नील। क्यों? आरआर मेरे पास 6 लाख का था, वो सारे का सारा इंपेयरमेंट लॉस में चला गया, तो अब आरआर 0 हो गया आपके पास, अब है ही नहीं, खत्म हो गया सब। तो अब आपकी बुक्स में नील। ये फालतू के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो करेक्ट ऑप्शन 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी। तो आंसर बताओ क्या है इसमें। पहले का आंसर है 3, पहले का आंसर है 3, फिर कितना है 4, फिर क्या है 1, और फिर क्या है 1, 3 4 1 1, 3 4 1 1। आंसर चेक करें, 3 4 1 1। लो जी, 4 क्वेश्चन और हो गए आपके। 8 नंबर ये और 8 नंबर ये, 16 नंबर के एमसीक्यू निपट भी गए आपके। आसान है ना बेटे, कुछ है ही नहीं। जब फाइनल में जो एमसीक्यूज आते हैं वो टफ होते हैं, इंटर वाले तो आसान है। सर आपको लगते होंगे आसान, हमारे लिए तो इंटर लेवल पे ये भी मुश्किल है बेटे। अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन आपको अभी भी टफ लग रहे हैं ना, तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए। बोलो जय श्री राम, राम का नाम लो बेटे, राम का नाम, वही नैया पार लगाएगा फिर आपकी। चलो, है ना, चलो हम आगे जी तीसरे केस में। ये हमारा तीसरा केस है, मैं जरा स्क्रीन पे लगा दूं। लो जी, जिंदल सर ये कौन से एएस में से पूछा इन्होंने? ये पूछा बेटे इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट में से। अच्छा, आओ पढ़ते हैं जरा, आसान है बिल्कुल, टेंशन मत लो। गैसेस लिमिटेड is installing a 2000 kilometer long gas pipeline for distribution of gases. Project is a qualifying asset as per year 16. क्वेश्चन ने झंझट ही खत्म कर दिया। कहता है ये क्वालिफाइंग एसेट है, कोई 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइप बिछा रहे हैं कि सिलेंडर का झंझट खत्म हो जाए और गैस वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बड़े बड़े शहरों में, हमारा जैसे दिल्ली है, मेरे खुद के घर पे गैस पाइप डली हुई है, सिलेंडर का काम ही खत्म, मीटर लगा दिया उन्होंने, रीडिंग ले जाते हैं, बिल दे जाते हैं, है ना। फॉर दिस पर्पज इट बोरोड फंड्स फॉर 700 lakhs at subsidized rates and has to pay annually an interest of 70 lakhs. 700 लाख फिगर बड़ी लगती है, 7 करोड़ रुपए का लोन है, 7 करोड़ पे 70 लाख का ब्याज देना आपने। तो अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है तो 70 लैक्स को कैपिटलाइज कर लो आप, क्या दिक्कत है। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं।
द कंपनी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड अनयूज्ड फंड्स एंड इज अर्निंग एन इनकम ऑफ 7 lakhs एनुअली। ये क्लास में हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेरी इनकम के नाम से, कि मैंने लोन ले लिया, पैसा यूज नहीं हो रहा, ब्याज का मीटर चालू है, तो हमने एफडी करा दी, उस पर कुछ इनकम आ जाएगी, तो हमारी बोरिंग कॉस्ट की बर्डन कम हो जाएगी। अगर मैं 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं और 7 लाख रुपए की इनकम अर्न कर रहा हूं, तो मेरी नेट बोरिंग कॉस्ट ये बनती है। और मैंने क्लास में बताया था कि ग्रॉस बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करते, नेट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं। तो 63 लाख रुपए कैपिटलाइज होंगे, 70 खर्च कर दिए, 7 आपको अर्निंग के आ गए, तो कट कटा के 63 लाख रुपए की कॉस्ट है आपकी। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है, हमें क्वेश्चन के फैक्ट्स पढ़ने चाहिए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले साल, द कंपनी यूज्ड ऑल द फंड्स एंड नो इनकम इज नाउ बीइंग अर्नड। अगले साल सारा पैसा यूज हो गया, कोई इनकम नहीं है। तो जब अगले साल, ये तो ईयर 1 की बात हो गई, मैं ईयर 2 में आ गया, 70 लाख माइनस नील। तो अगर हम मुझसे पूछें कि फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज अलाउड होगा, मैं बोलूंगा 63 नेट बोरिंग कॉस्ट। अगर आप पूछेंगे उसके अगले साल कितना अलाउड होगा, मैं बोलूंगा पूरे के पूरे 70 lakhs, क्योंकि इनकम आनी बंद हो गई है, सारे फंड्स यूज हो गए, ब्याज बंद हो गया। और जब ब्याज बंद हो गया तो फिर सारा ब्याज कैपिटलाइज होगा। तो पहले साल में ब्याज 63 होगा, लेकिन सेकंड ईयर में 70 का 70 पूरा अलाउड है। जब कोई इनकम है ही नहीं तो मैं नेट ऑफ कैसे करूंगा? अच्छा, ये इन्होंने 2 एमसीक्यू बना रखे हैं बेटे, चेक कराता हूं। इसी चीज पे 2 एमसीक्यू है मेरे पास। देखो पहला एमसीक्यू क्या कहता है, फॉर ईयर 1, फर्स्ट ईयर में कहते हैं बताना जी कितनी बोरिंग कॉस्ट है जिसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ये रही 63, क्योंकि ये 70 माइनस 7 हो जाएगा 63। अगला एमसीक्यू क्या है, फॉर ईयर 2, सेकेंड ईयर में अगले साल बताना जी, कहते हैं कितनी बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी 70। सिंपल है ना बेटे, बिल्कुल। चलो पूरी की पूरी 70। ये कोई क्वेश्चन है? अच्छा एक लाइन और पढ़ते हैं जरा, एक लाइन पढ़नी रह गई थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर 5, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सीधा 5वें साल में पहुंच गया। अच्छा, द कंपनी हैज कंप्लीटेड अ स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर्स विच इज ऑपरेशनल बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इज कैपेबल ऑफ इंटेंडेड यूज। मुझे बताओ पूरी की पूरी एसेट कितने किलोमीटर की थी, 2000, और कंप्लीटेड कितनी है, 100। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए क्लास में बताया हुआ एक कॉन्सेप्ट, और इसका नाम था सेसेशन इन पार्ट्स। याद आया कुछ? मैंने जब क्लास में आपको सेसेशन बताया था तो उसमें एक सेसेशन इन पार्ट्स का भी पॉइंट था कि अगर कोई हिस्सा पहले तैयार हो जाए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 वाले क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो मैं आपको 2 केस बताता हूं कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट फेजेस में है और उसका कोई पहला फेज तैयार हो गया लेकिन बाकी फेजेस पे काम चल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जो कंप्लीटेड फेज है वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंट है कि पहले बाकी कंप्लीट होंगे फिर ही यूजेबल होगा, तो ब्याज का कैपिटलाइजेशन चालू रखो। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है, बाकियों का काम चलता रहेगा लेकिन इसको हम यूज कर लेंगे, तो फिर इसके हिस्से का ब्याज P&L में जाना शुरू हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं हमेशा मेट्रो का। मेट्रो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में बनी है दिल्ली में। तो जो पहला फेज था इन्होंने तैयार किया वेलकम से नरेला तक का और उसे चालू कर दिया। अब किसी और जगह मेट्रो बन रही है लेकिन ये फेज तो चालू हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आएगा। वही चीज यहां कह रहे हैं, 100 किलोमीटर तैयार है और ऑपरेशनल है और यूज कर सकते हो आप। इसका मतलब 100 किलोमीटर के हिस्से में जो ब्याज आएगा वो P&L में जाएगा, बाकी कैपिटलाइज कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनानी है, 70 लाख रुपए अगर हमारा खर्चा है 2000 किलोमीटर्स का, तो 100 किलोमीटर्स के हिस्से में कितना आएगा? अरे 5% ही तो हुआ, 3.5 लाख, ये P&L में जाएगा। और अगर 70 लाख में से 3.5 लाख P&L में जाएंगे तो कैपिटलाइज कितना होगा?
ये कैपिटलाइज होगा, ये क्वालिफाइंग एसेट। तो सेसेशन इन पार्ट पूछ लिया। अगले 2 एमसीक्यू इसी चीज पे हैं। ये देखो, ये पूछेगा बताओ जी 5वें साल में कितना ब्याज आप एक्सपेंस करोगे। एक्सपेंस का मतलब P&L में डालोगे, 3.5 लाख। ये रहा। और ये कह रहा है डी पार्ट में कि बताओ 5वें साल में कितना ब्याज आप कैपिटलाइज करोगे। तो 70 में से 3.5 अगर P&L में जा रहा है तो बाकी का फिर कैपिटलाइज हो जाएगा। ये लो 2, ये लो, क्वेश्चन खत्म, पैसा आ जाओ। पहला ऑप्शन बताओ क्या था, 3, फिर कितना था, फिर A, फिर 3 और फिर 2, 3 1 3 2, 3 1 3 2, 3 1 3 2। ये रहा जी तीसरा क्वेश्चन, 3 1 3 2। हमारा कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल सही आंसर है जी। लो 8 नंबर का ये भी हो गया, 8 नंबर का ये भी हो गया और 8 नंबर का ये भी हो गया। 24 नंबर के एमसीक्यू हो गए आपके, 6 नंबर के रह गए, मतलब 3 क्वेश्चन रह गए बस आपके, है ना आसान काम। मैं चलते चलते अगले क्वेश्चन में आ गया। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है जी, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू को ढूंढना है, अगर फॉल्स है उसको इग्नोर कर देना। पहली स्टेटमेंट, बायबैक इज फॉर मोर देन 25% ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। इग्नोर करो, क्यों, 25% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये गलत बात कर रहा है। 25% की मैक्सिमम लिमिट होती है और ये मोर देन 25 कह रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें नहीं चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बॉट बैक बाय द कंपनी, ये ट्रू है। किसी भी शेयर को बायबैक करने से पहले उसको फुली पेड अप करना पड़ता है, पार्टली पेड अप को तो बायबैक कर ही नहीं सकते, तो ये तो ट्रू है। और हम ट्रू को ढूंढ रहे हैं, आंसर तो मुझे पता लग गया कि ट्रू है, लेकिन मैं बाकी के 2 स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहता हूं एक बार। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल एक्सीड 25%, गलत है। किसी भी साल में 25% से ज्यादा कर सकते हैं, गलत बात है ये। पार्टली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक, ये भी गलत बात है। पार्टली पेड शेयर्स को बायबैक नहीं किया जा सकता, फुली पेड अप करना पड़ता है उन्हें, कंडीशंस आपको आती हैं बायबैक की सारी। तो इसका आंसर है 2। हमें ट्रू को ढूंढना है, ट्रू हमें मिल गया था। मोर देन 25 गलत है, 25% से ज्यादा कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस को घुमा के फिर लिख दिया, वो भी गलत है। पार्टली पेड अप को बायबैक किया जा सकता है, ये भी गलत है। पार्टली पेड अप को बायबैक नहीं किया जा सकता, ये ट्रू है। ट्रू ढूंढ रहे थे, आंसर 2 है इसका। ये देखो 4th का आंसर ट्रू है, ये रहा हमारा 4th, ये रहा इसका आंसर 2। 24 और 2 26 नंबर के एमसीक्यू हो गए। फिर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमें। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है बेटे। क्या कहता है जी 5वें क्वेश्चन में, एज पर AS 19, AS 19 तो लीज के ऊपर है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज, लो कर लो बात, आपसे UFI की डेफिनेशन मांग रहा है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बच्चे बच्चे को पता है, क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस PV ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका UFI होता है। पहले बताओ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, वर्ड यूज हो रहा है इनकम, मैंने क्लास में क्या बताया था, UFI लेसर के लिए कंप्यूट होता है हमेशा, और लेसर के लिए होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, लेसी के लिए होता है MLP। हम लेसर की बुक्स में खड़े हैं, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 3 चीजों से मिलकर बनता है, लीज रेंटल, GRV, UGRV, और इन दोनों चीजों को हम क्या बोल देते हैं, MLP, लेसी का MLP। लेसी तो यहीं पे रुक जाता है बस, लेकिन लेसर लेसर क्या करता है, इसमें UGRV भी ऐड करता है। तो अगर मैं लेसी की MLP में UGRV जोड़ देता हूं, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और अगर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरा ब्याज आ जाएगा। मैं कोई नई चीज तो नहीं बता रहा,
मैं कॉन्सेप्ट करा ही नहीं रहा आपको, मैं तो MTB करा रहा हूँ। AS19 आपको बहुत प्यार से पढ़ाया था, एक एक क्वेश्चन कराया था क्लास में। क्या क्या पढ़ा था? पहले मैंने आपको मीनिंग ऑफ लीज बताया था कि फाइनेंस और ऑपरेटिंग किसको कहते हैं। फिर आपको क्वेश्चन कराया जिसमें लीज को आइडेंटिफाई करना सिखाया आपको। फिर हमने ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग सीखी SLM बेसिस पे। फिर उसमें सिस्टमेटिक एलोकेशन भी कराया था आपको। फिर हम फाइनेंस लीज में आ गए, लेसी के बुक्स, लेसर के बुक्स, मैन्युफैक्चरर डीलर का केस, सेल एंड लीज बैक का केस, फिर ऑपरेटिंग लीज में सेल एंड लीज बैक का केस। कितना कुछ पढ़ाया बेटे आपको, तभी तो बदनाम हूं। बच्चे गालियां देते हैं कि सर का तो सिलेबस ही बड़ा वास्ट है। मैं को घर से कॉन्सेप्ट बना के पढ़ा रहा हूं बेटे। जो नए नए टीचर 150-200 घंटे में सिलेबस खत्म कर रहे हैं वो बदनाम कर रहे हैं हम जैसों को। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि बच्चे ने इंटर क्रैक कर लिया। एक टीचर ने 150 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाई, 5-7 क्वेश्चन बताए, बच्चे ने किए, पास हो गया, फाइनल में आ गया। अब बताओ, फाइनल में NDS हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस बच्चे को नहीं आते वो NDS कहां से कर लेगा? वो बच्चा फाइनल के लूप में घूमता रहता है ऐसे। मेरी सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटे, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। फाउंडेशन में 1 लाख बच्चा आया पेपर देने, रिजल्ट आया मान लो 25% हायर साइड पे, तो 25,000 बच्चा इंटर में आया। फिर रिजल्ट आया 20%, तो इसमें से 5,000 बच्चा फाइनल में पहुंचा। फिर रिजल्ट आया 20%, 1,000 बच्चा CA बना। तो कभी विचार तो करो कि क्या पेपर टफ है? मैं मानता हूं इंस्टीट्यूट के पेपर चेकिंग सिस्टम में गलतियां हैं, लेकिन आप इस बात पे भी विचार करो कि कहीं स्टूडेंट के एंड पे तो गलती नहीं हो रही। ICAI जो चीज मांगना चाहता है वो आप दे नहीं पा रहे। ऐसा कैसे हो गया कि 1 लाख बच्चा फाउंडेशन में आया और CA बना सिर्फ 1,000? तो अगर आप इफेक्टिव रिजल्ट देखेंगे तो 1% रिजल्ट नजर आ रहा है मुझे तो, फाउंडेशन से फाइनल तक। तो जो इतना प्रेस्टिजियस मतलब आपका कोर्स है, जो इतना प्रेस्टिजियस कोर्स है, जो नॉलेज की डिमांड करता है, अब आंखों में सपने हैं करोड़ों रुपए कमाने के, और पढ़ना हमने घंटों के हिसाब से, कैसे बनेगी बात? गीता का सार ही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला तुम। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिल जाएंगे। एवरेज स्टडी करोगे एक एवरेज लाइफ जियोगे। कभी सोचा आपने LLB, जो लोग लॉयर होते हैं वही किताबें पढ़ते हैं, वही कानून है, देश का कानून तो अलग अलग नहीं है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सारी चीजें हैं। एक वकील एक हियरिंग का 50 लाख रुपए ले रहा है, और एक वकील एक हियरिंग का 500 रुपए ले रहा है। किस चीज का अंतर है? इनपुट्स का। जो लोग किसी जगह पहुंचे हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया वहां तक पहुंचने के लिए, वो मेहनत से घबराए नहीं, वो डरे नहीं, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। आपको भी करना चाहिए बेटे, यही एज है, यंग हो आप, फ्रेश ब्लड, फ्रेश माइंड, दुनिया की कोई टेंशन नहीं, पढ़ लो यार। आप अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है बेटे, आर्टिकलशिप में पॉलिश करना पड़ता है, पढ़ाई में पॉलिश करना पड़ता है। कोई एवरेज स्टूडेंट जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाए तो भाई वो भगवान की कृपा का पात्र है। हर बंदे के ऊपर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, पांडव भगवान कृष्ण के दोस्त थे, बुआ के बेटे थे, आधी जिंदगी जंगलों में उन्होंने बिता दी और अपना हिस्सा लड़के लिया, और भगवान खुद रथ के ऊपर बैठ के युद्ध में खड़े हैं। और कर्म का क्या ज्ञान देने कि भगवान कहते हैं मैं चाहूं तो एक चुटकी बजा के सब खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान मजबूर हो जाते हैं आपको फल देने के लिए। अपनी लड़ाई लड़ो बेटे, मैं इसलिए कहता हूं शॉर्टकट्स मत अपनाओ। नहीं सर, हमारा एक दोस्त था, वो फाइनल में भी स्ट्रेटेजी बनाई, निकल गया सर, वो निकल गया स्ट्रेटेजी बना के। अब बताओ आगे क्या करेगा? आगे सर वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो जॉब ऐसे मिल जाएगी? वहां पे इंटरव्यूज हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, वहां पे लोग बैठे हैं आपको पछाड़ने के लिए। कट थ्रोट कंपटीशन है बेटे।
तो सीए बनने के बाद भी अगर आपको लगे यार कि नॉलेज नहीं है, मैं सामने वाले से बात ही नहीं कर पा रहा, क्या फायदा ऐसी डिग्री का? कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ एफर्ट से मत डरो, मत डरो। बच्चा कह रहा है जी मैंने पूरी पढ़ाई करी, मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो जो आपने पढ़ाई करी, वो मेहनत करी, वो नॉलेज कहीं नहीं जाने वाली, वो परमानेंट आपके पास है। रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, हम दोबारा से रीट्राई करेंगे। 1% तो रिजल्ट है यार, बताओ। फेल होने के बारे में मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो चुका हूं, अरे छोड़ो। ज्ञान आपके पास है, अगर निकल जाओगे आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो यूएफआई की बात चल रही थी हमारी, आपको करेक्ट पॉइंट ढूंढ के बताना है, ये पहला पॉइंट है। द डिफरेंस बिटवीन ए कौन सा? द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। यूएफआई का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस पीवी ऑफ जीआई, और जीआई 3 चीजों से मिलकर बनता है रेंटल, जीआरवी, यूजीआरवी, है ना। कहते जी ये डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी अंडर फाइनेंस लीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर एंड एनी यूजीआरवी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एमएलपी बनेगा, और साथ में जोड़ेंगे यूजीआरवी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्रेजेंट वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस है, लेकिन 3 चीजों का, एमएलपी और यूजीआरवी। एमएलपी में 2 चीजें आती हैं, रेंटल और जीआरवी। सही कह रहा है क्वेश्चन मेरा तो, एट आईआरआर। मेरा तो आंसर ये रहा सर, मुझे तो पहले सेंटेंस में आंसर मिल गया। तो बाकी के सेंटेंसेस में क्या लिखा है इसने फिर? द पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म द लेसी इज और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक एक्सक्लूडिंग दिस। अरे भैया, लेसी जो पेमेंट करता है उसको एमएलपी कहते हैं। ये आपसे क्या पूछ रहा है? यूएफआई, ये ब्याज पूछ रहा है, आप उसको एमएलपी बता रहे हो, गलत है। द एग्रीगेट ऑफ एमएलपी अंडर फाइनेंस लीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेसर एंड यूजीआरवी, ये भी गलत है। क्यों? एग्रीगेट, एग्रीगेट को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यूएफआई डिफरेंस होता है जीआई और पीवी का, हम ब्याज निकालने की बात कर रहे हैं, ये एग्रीगेट बता रहे हैं। द लीज इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस गलत है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से प्रेजेंट वैल्यू माइनस करेंगे तब यूएफआई आएगा। ये क्या कह रहा है? कहता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस यूएफआई है ना। बताओ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से यूएफआई लेस करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआई आ जाएगा। उल्टी बात कर रहे हैं, सब गलत है। आंसर क्या है? 1। ये रहा, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1। एक क्वेश्चन रह गया, निपटाओ ना बेटे। मैं आ गया 6th में। क्या कहता है सर? ये किस चीज के ऊपर है? ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का क्वेश्चन है बेटे। आकाश लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग अ हाउसिंग सोसाइटी। कोई बिल्डर है, सोसाइटी बना रहा है। फॉर दिस पर्पज इट हैज टेकन लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लोन लेके आया है, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटी 50 फ्लैट हैं इसके अंदर, ईच ऑफ विच कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली, सारे अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट है, 50 के 50 इंडिपेंडेंट है। 20 यूनिट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, 20 तैयार हो गए हैं, और जो कैन बी ओपन फॉर पब्लिक यूज कर ले चाहे उसको। अरे छोड़ो ना यार, अगर 50 घर हैं, सारे इंडिपेंडेंट है, 20 तैयार हो गए हैं, 30 अभी काम चल रहा है, तो 20 के हिस्से में जो ब्याज आएगा वो पीएनएल में चला जाएगा, रेडी फॉर यूज है। और 30 पे काम चल रहा है, उसका ब्याज आप कैपिटलाइज कर लो। ये रहा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शैल सीज टू बी 20 यूनिट्स विच आर नाउ रेडी और शुड कंटिन्यू 30 यूनिट्स। बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटे, ये क्या बताऊं इसमें? क्या कहते जी? कैपिटलाइजेशन को चालू रखो जब तक आपकी पूरी सोसाइटी तैयार नहीं हो जाती ना। ये हो सकता था अगर आपका डिपेंडेंट का केस होता, पर ये कह रहा है सारे के सारे फ्लैट इंडिपेंडेंट है, तैयार होते जाएंगे, यूजेबल है वो। तो इंडिपेंडेंट के केस में जिसका काम पूरा होगा उसका ब्याज बंद, वो पीएनएल में जाएगा। द एंटायर बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज, ये भी गलत है। बोरिंग कॉस्ट विल नॉट बी कैपिटलाइज, ये भी गलत है। ये आंसर सही है इसका। ये किस पे पूछा? सेसेशन पे पूछा, इन पार्ट्स वाला। एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखे किसी आरटीपी में।
पहले भी एक एमसीक्यू आया सेसेशन के ऊपर, अब फिर एक और एमसीक्यू आ गया सेसेशन के ऊपर, और एक ही बात रिपीट कर रहा है, सेसेशन इन पार्ट्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मुझे लगता है इस बार के पेपर में AS16 का क्वेश्चन आना चाहिए, जो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है ये। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट ये आप देख लेना बेटे, ये रहा इसका सेकंड पार्ट। ये आपके 15 एमसीक्यू हैं, सारे डिस्कस हो गए। मैं जरा डिस्क्रिप्टिव में आता हूँ मेरे बच्चे। ये मेरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है 70 मार्क्स का। लिखते चलो क्वेश्चन की नंबरिंग। ये लो, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। 1A अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का क्वेश्चन है बेटे। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बताना है। क्लास बुक में आओ। आ गए सर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 दो बार दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दो बार है हमारे पास। पेज नंबर 29, मॉड्यूल नंबर 2। आपको मैंने 3 किताबें भेज रखी हैं, 1, 2 और एमसीक्यू की तीसरी किताब। ये मॉड्यूल 2 में मिलेगा आपको। मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रखे हैं वो दोबारा से एमटीपी में डिस्कस होंगे। आपका टाइम वेस्ट करूंगा, क्या फायदा उस चीज का। मैं आगे बढ़ गया। लो जी, बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेशन। ये वही 5 केस हैं, 1 2 3 4 5। माइनॉरिटी निकालो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो। ये क्वेश्चन हमारी क्लास बुक में आओ। ये क्लास बुक में जब आप आएंगे तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 36 भी यही है और इसका पेज नंबर है 172। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, पेज नंबर है 129। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2। एक ही क्वेश्चन क्लास बुक में 3 बार दिया हुआ है। एक स्टडी मैट का है, 2 पास्ट एग्जाम के। अगर 3 क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसको करने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आएगा, आप बता दो। रिपीटेड क्वेश्चन है बेटे। अच्छा, मैं आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 2A अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें डिबेंचर हमने शेयर में कन्वर्ट करे थे। ये देखो, A लिमिटेड रिसीव्स 5000 शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ 25% डिबेंचर्स। ये वही क्वेश्चन है हमारी क्लास बुक में। जो क्वेश्चन है उसमें 10,000 शेयर आते हैं, इसमें 5000 आ रहे हैं। कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, वही डिट्टो। क्लास बुक में आओ, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, पेज नंबर 54 है, मॉड्यूल नंबर 1 है। मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। दोबारा मत्था मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ये है जी 2B, ये गलत आ गया यहां। ये क्वेश्चन अकाउंट्स की एमटीपी में गलती से आ गया। क्यों? ये लॉ का क्वेश्चन है, ये तो लॉ का टीचर ही कराएगा, मेरे अकाउंट्स के दायरे में आता ही नहीं। इसमें लॉ का एप्लीकेशन है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कहते जी कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया लास्ट ईयर, लेकिन 35 दिन तक अमाउंट अनपेड है डिक्लेरेशन के बाद। इन्होंने कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, 27 महीने पहले कोई डिफॉल्ट हुआ था, कंपनी सब्सिडरी के थ्रू। ये आपको लॉ का टीचर ही बता सकता है, मैं तो अकाउंट्स का टीचर हूं, मेरे को इतनी लॉ की जानकारी नहीं है। मैं उतना ही लॉ पढ़ता हूं जितना मेरे काम का है। तो मैंने आपको बायबैक की ढेरों कंडीशन बताई थी, लेकिन इसमें सेक्शन 70 पूछ रहा है कोई। मैंने क्लास में सेक्शन 68 बताया था आपको बायबैक का। अब 70 जो है वो लॉ का टीचर ही पढ़ाएगा। आपकी लॉ की किताब में होना चाहिए, मेरा काम नहीं है। ये गलती से आ गया आपके इसमें एमटीपी में। अच्छा जी, 3A अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, करवाया हुआ क्वेश्चन है मेरा। क्लास बुक में आओ। आ गए सर। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 73, मॉड्यूल 2, डिट्टो क्वेश्चन। अच्छा, 3B में आ गया मैं। ये रहा जी 3B। ये किस चीज का क्वेश्चन है जी? ये अमेलगामेशन का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये भी मेरा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है।
आनंद लिमिटेड, भानु लिमिटेड, उन्होंने आनंद भानु, इन्होंने क्या किया है, अंटू लिमिटेड, बंटू लिमिटेड, और इन्होंने एक नई कंपनी बना ली है अनबन लिमिटेड। अंटू बंटू अनबन। मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 5 मिनट लगेंगे, कोई टाइम की बात ही नहीं है इसमें, 5 मिनट मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीसी फॉर दी बोथ कंपनीज। क्या वेंडर कंपनी के लेजर अकाउंट्स मांगे, नहीं। क्या परचेजिंग कंपनी की बुक्स मांगी, नहीं। कहता पीसी बता दो बस, तो पीसी बताना क्या मुश्किल काम है, आओ। दी परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड एज फॉलोज। पहला पॉइंट, अंटू बंटू दो वेंडर हैं और अनबन परचेजिंग कंपनी है। क्या कहते हैं, बाय इश्यू ऑफ 4 प्रेफरेंस शेयर्स 100 each in अनबन at the rate of 85 and premium 30। नहीं समझे, हमारी जो परचेजिंग कंपनी है अनबन, ये अपनी वेंडर कंपनी से कह रही है हम तुम्हें प्रेफरेंस शेयर देंगे। कहते जी ठीक है तो 100 का, लेकिन पेड अप करेंगे 85 और प्रीमियम चार्ज करेंगे 30 रुपए का, तो 85 और 30 115 हो गए। हम आपको देंगे 4 शेयर, ये स्वैप रेशो बता रहा है, 4 प्रेफरेंस शेयर देंगे आपको, लेकिन फॉर एवरी 3 शेयर्स इन बोथ कंपनीज। तुम्हारे 3 हमारे 4, रेशो बन गई 4:3, 4/3, 3 के लिए 4 और वो भी 115 का। नोटिंग वोटिंग मत करना, आरटीपी में एमटीपी में आंसर्स होते ही हैं, मैं आपको रफ में बता के, पेपर में ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत देना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, शॉर्टकट है। प्रेजेंटेशन वही जो मैंने रेगुलर क्लास में आपको कराया है, आपके हैंड रिटन नोट्स में दिया हुआ है, क्लास में लिखवाया हुआ है, ये तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। एक कॉलम बनाया हमने अंटू, एक बनाया हमने बंटू। अच्छा जी, पेमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, आओ बैलेंस शीट में आओ, मुझे बताओ अंटू और बंटू इनके पास प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं, ये दे, इसके पास 13,44,000 के प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 का एक है। अगर आपको नंबर निकालना हो तो 2 जीरो काट दो, नंबर निकालने हो तो 2 जीरो काट दो, क्योंकि 100 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कितने, 13,440, 6,720, 13,440, 3 के लिए 4, 115 का एक, 6,720, 3 के लिए 4, 115। मुझे प्लीज एक बार चेक कर लेने देते, कुछ गलती वलती ना हो जाए कहीं। 13,440, 3 के लिए 4, 115 का एक, तो 2060800। बहुत बढ़िया जी, 6720 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 115 1030400। मुझे बताओ कोई मुश्किल काम है ये, पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अगली लाइन में आओ, बाय इश्यू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 रुपए पेड अप और 5 रुपए का प्रीमियम, 7 और 5 12 रुपए चार्ज कर रहे हो आप, और कितने शेयर दे रहे हो, 5, कितने के लिए, 3 के लिए। ये रेशो बनती है 5:3। मैं फिर बैलेंस शीट में गया, मैंने बोला तुम्हारे इक्विटी शेयर कितने हैं भाई, तो इनके इक्विटी शेयर देखे मैंने, 1 जीरो काट दो, क्योंकि 10 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर 2688, 268,800, 268,800, 3 के लिए 5, 12 रुपए का एक, तो ये आ गए 5376। अच्छा दूसरी कंपनी बताओ, ये रहे जी, दूसरी कंपनी में ये रहे 10,08,000, 10 रुपए से डिवाइड कर दिया तो 1,08,000, 3 के लिए 5, 12 रुपए का एक, ये हो गया 20,16,000 रुपये। बहुत बढ़िया जी, पीसी तो आ गया, टोटल मारो पीसी आ गया, लेकिन ऐसे नहीं,
एक लाइन और पढ़ लो आप प्लीज। इन एडिशन, पढ़ने से लग रहा था कि ये क्वेश्चन नेट पेमेंट मेथड का है, लेकिन ये कह रहा है इन एडिशन, इन दोनों के अलावा कुछ और पेमेंट भी करनी है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टडी मैट से कराया था, एल के वाला क्वेश्चन। ये एल के वाला क्वेश्चन है, आनंद भानु की तरह लग रहा है, लेकिन है ये क्वेश्चन एल के वाला, जो मैंने आपको स्टडी मैट से दो क्वेश्चन कराए थे ना वीडियोस में, एल के और एक था बेस्ट और बेटर वाला क्वेश्चन, दो स्टडी मैट से कराए थे आपको मैंने एक्स्ट्रा में। इन एडिशन, क्या कह रहा है? इन एडिशन, अभी पीसी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ और पेमेंट भी करनी है क्या? नेसेसरी कैश। अब ये क्वेश्चन बन गया नेट एसेट मेथड का, क्योंकि कुछ कैश देने की बात हो रही है, नेसेसरी कैश, और वो पता नहीं, तो कैश निकालना पड़ेगा। और जब भी कोई पेमेंट मिसिंग होती है, नेट एसेट मेथड, नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ कंपनीज एज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट्स ऑफ बोथ कंपनीज इन अकॉर्डेंस विद इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन है अमेलगामेशन का, नई कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि नई कंपनी की बैलेंस शीट जीरो होती है ही नहीं हमारे पास। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर अमेलगामेशन का क्वेश्चन हो और इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो वेंडर कंपनी के नेट एसेट्स निकाल देना। अच्छा, मैं आपको चेक कराता हूं, मैं आ गया क्वेश्चन में, ये लो, ये आपको ट्रेड पेबल्स बता रहा है। ये कौन से फिगर्स हैं? रीवैल्यूड, किस चीज के लिए? अमेलगामेशन के लिए। तो ये वैल्यूज हमारे सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे, लायबिलिटीज पेबल वैल्यू पे। तो मैंने एक कॉलम बनाया अनटू, एक बनाया बंटू, मैंने लिख दिया ट्रेड पेबल। बताओ कितना? 3/560 नेगेटिव, क्योंकि ट्रेड पेबल है। 675,840। फिर हमारे पास है पीपीई, ये तो हो गया, चलो ये रहा पीपीई, 42, 32, 400, 20, 80, 400, ये भी हो गया। फिर हमारे पास है गुडविल। गुडविल वैसे तो जीरो होती है वेंडर कंपनी की, लेकिन ये बता रहा है 648 को 648 लेके चलो, लिखा हुआ है। इन्वेंट्री स्टॉक कितना? 11, 14, 480 और 8, 27, 120, ये भी कट गया। डेटर्स ये रहे 9, 88, 560, 5, 52, 720। कैश, कैश कभी रीवैल्यू नहीं होता, 100 का नोट 100 में चलता है। 9, 40, 960, 6, 41, 920, 6, 41। और मैंने क्लास में क्या बताया था? जब तक क्वेश्चन एक्सेप्ट कैश ना बोले, हमेशा कैश को भी टेक ओवर करना। आपने एक्सेप्ट कैश कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो जितनी चीजों की रीवैल्यूड फिगर है वो ले लो, बाकी बुक वैल्यू भी ले लो, बस लगाओ टोटल। ये इनके नेट एसेट्स आ जाएंगे। 3/500 नेगेटिव है। 42, 32, 400 प्लस 648 प्लस 11, 14, 480 प्लस 9, 88, 560 प्लस 9, 40, 960 माइनस 3/560, ये आ जाएगा 7601840। ये इनके नेट एसेट्स हैं वेंडर कंपनी के, और इसी के बेसिस पे वेंडर कंपनी की आईवी निकल सकती है। तो आईवी का मतलब क्या है? नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर्स। नेट एसेट्स का इंडिकेशन दे रहा है आपको। इसका बताओ टोटल 20, 80, 400 प्लस 827120 प्लस 552720 प्लस 641920 माइनस 675840, ये आ जाएगा 34, 26, 320। चेक करो एक बार। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 34, 26, 320। अब इसको मैं क्या करूंगा? यहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पे ये आएगा कैश और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा पीसी है, पीसी मैं निकाल चुका हूँ नेट एसेट्स का।
अच्छा 7601840 और इसका कितना आया 3426 320 तो कैश अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बताओ कितना कैश आया 1030400 माइनस 20 ये कैश आ जाएगा ये 379920 7601840 माइनस 5376 माइनस 20,60,800 ये कैश आ गया। चेक करके देखो एक बार 2060800 प्लस 5376 प्लस बिल्कुल ठीक है जी। दूसरे का कैश 1030400 प्लस 20,16,000 प्लस 379920 बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैश निकालना था आपको। और जब भी पीसी का कोई हिस्सा या कोई कंपोनेंट मिसिंग होता है नेट एसेट मेथड, और अगर इस क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट नहीं होता तो मैं टोटल ये लगा देता, पीसी आ जाता आपका। कैश निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए नेट एसेट मेथड का क्वेश्चन बन गया। आपको क्या करना चाहिए, वो एल के वाला क्वेश्चन देखना चाहिए। आपकी नोटबुक में होगा, आपने लिखा होगा तो, नोटिंग ठीक की होगी तो, ये वही क्वेश्चन है डिट्टो। ये देखो बेटे, ये आपका आरटीपी है। ये रहा कैश और ये रहा आपका पीसी। अब देख लेना अब आप, ये रहा पीसी। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूं। मैं जैसे आगे बढ़ा, मुझे मिल गया क्वेश्चन नंबर 4। ये किस चीज का है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। क्लास बुक में आओ, ये क्लास बुक का बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 48 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बेटे। इसको तो पढ़ के वैसे ही खुश हो जाओगे आप। वही तो पॉइंट्स है सारे। ये देखो, प्रेफरेंस शेयर को 75 ईच कर दो, फेस वैल्यू चेंज। इक्विटी शेयर को 2 रुपए ईच कर दो, डिविडेंड का 1/3। डिट्टो क्वेश्चन है, क्लास बुक में कराया हुआ, सेम क्वेश्चन कराया हुआ। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया जी। लो, AS21 कंसोलिडेशन का डिट्टो स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये क्लास बुक में भी है। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 16 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो, पेज नंबर 138, मॉड्यूल नंबर 2। अच्छा 5B, लो जी AS16। इस वाले एमटीबी में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का ही बोलबाला है। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो, पेज नंबर 239 है। क्वेश्चन नंबर हो गया, मॉड्यूल 1 है जी। मैं आ गया उसके बाद 6 में। लो जी 6A में आ गया। 6A कहते बताना जी जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो शायद अगर आपको याद हो, आपकी पेन ड्राइव में लास्ट चैप्टर मैंने भेजा था, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी क्लास बुक का पहला चैप्टर होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन एएस, और आखिरी होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी मैट से पढ़ाता हूं। तो ये एलिमेंट पूछ रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। अपनी कॉपी खोलो, लिखा मिलेगा आपको एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर नोट लिखना है आपने। और एक ये क्वेश्चन है और में, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं इसमें क्या पूछ रहे हैं। कहते कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू किए हैं, ठीक है। शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखा दी, उसमें बोनस शेयर भी दिखा दिए, तो कुछ गलत तो नहीं किया। जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करेगी तो उसकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, इन्होंने शेड्यूल 3 में दिखा दी, बिल्कुल सही किया। बस कहते हैं इन्होंने शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट में ये नहीं बताया कि बोनस शेयर कौन से रिजर्व से आए हैं, तो वो तो शेड्यूल 3 मांगता ही नहीं, वो तो सेक्शन 63 कहता है कि आप ये रिजर्व यूज कर सकते हो। तो शेड्यूल 3 में तो डिस्क्लोजर है ही नहीं रिजर्व्स का, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने सोर्स नहीं बताया।
However, source from which these bonus shares were issued has not been disclosed. कहते बताना शेड्यूल 3 का वायलेशन हो रहा है क्या? नो वायलेशन. क्यों? शेड्यूल 3 तो डिस्क्लोजर के लिए है. शेड्यूल 3 में तो सिर्फ शेयर कैपिटल आती है. उसका जो सोर्स है उसको क्रॉस चेक करना ऑडिटर का काम है कि बोनस कैपिटल को सही सोर्स से दिया कि नहीं दिया. सोर्स कहीं नहीं बताते हम. आप बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें शेयर कैपिटल दिखाते हो, कोई सोर्स वोर्स थोड़ा दिखाते हैं वहां पे. तो कोई वॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है इसमें. नो वॉल्यूशन, नो. तो ये छोटा सा क्वेश्चन आप पढ़ लेना दोनों क्वेश्चन. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 डिट्टो. क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 17 में जाओ, पेज नंबर 105 पे है, मॉड्यूल 1 में है. ये लो जी ब्रांच. कौन सी ब्रांच? रिटेल ब्रांच. डबल लोडिंग. जब भी क्वेश्चन में डबल लोडिंग आती है रिटेल ब्रांच. क्लास बुक में आओ, डिट्टो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 270, मॉड्यूल 2. खत्म बात. एमटीपी फिनिश. इस एमटीपी में ज्यादातर क्वेश्चन बेटे आपके पुराने ही हैं. एमएलगामेशन के क्वेश्चन में आपको मेरी जरूरत नहीं थी, आप खुद भी कर लेते हो. वो तो बता दिया मैंने आपको, बस अगर होमवर्क में देते तब भी आप कर लेते. अब जब सेकंड एमटीपी आएगी तब डिस्कशन कर लेंगे हम. तो एमसीक्यू आप रिवाइज कर लो, एमटीपी खत्म है आपका. मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है. खूब मन से तैयारी करो, शॉर्टकट्स मत लो, मन लगा के पढ़ो और पूरी कोशिश करनी है इस पेपर को क्रैक करने की. आप अपना नाम चमकाओ, अपने माँ बाप का नाम चमकाओ, तो हमारा नाम अपने आप ही चमक जाएगा. हम तो टीचर लोग हैं, हम बच्चे की सक्सेस का क्रेडिट लेने से बाज नहीं आते. रैंक लेके आता बच्चा अपनी मेहनत से, उसके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस से. और हम कोचिंग वाले क्या करते हैं? अरे हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमने पढ़ाया था इसको. तो ये चलता रहेगा. मेरी बेस्ट विशेस है बेटे, आप खूब मन लगा के पढ़ो और मेहनत से पेपर दो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. सेकंड एमटीपी में मिलते हैं.